आपका स्वागत है आज की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था झाड़पुरा। झाड़पुरा बिहार के उस हिस्से में था जहां रात को आसमान नीला काला हो जाता, खेतों की अद्भुत सरसराहट बोलती हुई जाती और बिजली की एक एक कड़ी जैसे किसी और दुनिया का रास्ता दिखा देती थी। यहाँ की सड़कों पर रात में जाने वाला कोई भी बाहर वाला मुश्किल से ही लौटता था। न उसके कंधों पर कोई और बोझ था, न उसके साथ कोई हथियार। पर जिन चीजों का बोझ सबसे भारी होता है वो अक्सर आंखों के अंदर होते हैं, और झाड़पुरा की रातें उन्हीं आंखों को देखकर हंसती थीं। मुन्ना सिंह था गांव का ऑटो चालक। चपतदार नाक, मोटे होंठ और हमेशा पीला कुर्ता पहने रहता। मुन्ना का ऑटो पुराना था। हेडलाइट पर कपड़े की पट्टी बांधी रहती ताकि रात में रोशनी फीकी पड़े। गांव वालों में एक झिझक थी। कहते थे कि अगर रोशनी तेज होगी तो जो छुपा है दिखाई दे जाएगा। मुन्ना की जिंदगी सामान्य सी थी। दिन भर खेतों में लोगों को, शाम को स्टेशन तक और कभी कभी रात के 12 बजे तक भी लोग उन्हें खुद बुला लेते। उसकी कोई घर वाली नहीं थी। वह झाड़पुरा के किनारे बने एक छोटे से कमरे में रहता, जहां एक दीवार पर परिवार की एक धूल धूसरित तस्वीर चिपकी रहती, मां की तस्वीर, जिसे वह हर 2 साल में मुस्कुराते हुए पोंछता। एक बरसात के मौसम में जब किसान रात में भी खेतों में काम कर रहे थे और कच्ची सड़कों पर कीचड़ चुपके से बोल रहा था, मुन्ना को आधी रात के आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कोई आम सायरन या पलक झपकाने वाली आवाज नहीं थी, जैसे कोई दूर से कोई नाउम्मीद गीत गा रहा हो, धीमा, टूटा हुआ और बहुत पुराना। मुन्ना ने देखा कि गांव की ओर से एक पतली सी लड़की उसके ऑटो की ओर आ रही है। सोचा शायद किसी खेत में काम करते करते वापस आ रही होगी। उसने ऑटो रोका और खिड़की से बोला, कहाँ जाओगे भैया? लड़की ने बिना कुछ कहे ऑटो के सामने बैठने की जगह में चली आकर बैठ गई। उसके कपड़े गीले और बाल खुले हुए थे। चेहरे पर हल्की चमक थी, जैसे चांद पानी में उतर आया हो। लड़की बोलते बोलते रुकी, फिर धीरे धीरे कहा, बाजार चलो। आवाज नर्म थी, पर हल्की कितनी सी खनक थी जो किसी पुराने सूने घंटी की याद दिलाती। मुन्ना ने सोचा कि शायद गांव का कोई नया चेहरा है। उसने ऑटो चलाया, मगर जैसे ही उसने क्लच छोड़ा और गियर डाला, ऑटो का रेडियो अचानक अपनी जगह से बज उठा। कोई पुराना गीत जो मुन्ना के बचपन में अक्सर उनके घर में बजता था। मुन्ना ने रेडियो बंद किया, पर लड़की ने कहा, इसे मत बंद करो, मैं इस गीत को सुनना चाहती हूं। मुन्ना ने डरते डरते रेडियो फिर चालू रखा। रास्ता सुस्त था, हवाएं शोर मचा रही थीं और ऑटो की लाइटों के बीच अचानक से रास्ता सूना सा हो गया। मुन्ना ने लड़की की तरफ देखा। वह शायद 12-13 साल की थी। आंखें गहरी काली, होंठ उजले जैसे कतरा कपड़ा। पर जो बात मुन्ना को असहनीय लगी, लड़की के पैर जमीन को छू रहे थे भी नहीं, ठीक उसी तरह जैसे कोई परछाई हवा में तैर रही हो। मुन्ना के होंठ सूख गए। उसका हाथ अचानक जम सा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, कहाँ छोड़ दूं तुम्हें? लड़की ने बिना जवाब दिए अपना चेहरा मुन्ना की तरफ घुमाकर कहा, वो पुराना पुस्तकालय, वहीं उतार देना। पुराना पुस्तकालय गांव के उस कोने में था जहां कभी सरकारी स्कूल था। अब ऊंची जंगली घास और टूटती दीवारें साथ ही खड़ी थीं। लोग कहते थे कि स्कूल बंद हो गया था क्योंकि वहां बच्चों की तरह की कोई चीखें आती थीं, पर मुन्ना ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उसने ऑटो वहीं रोका और लड़की को उतरते देखा। उसके जूते नहीं थे। जैसे ही लड़की ने जमीन पर कदम रखा, झाड़ों की तरह ठंडी हवा बह निकली और ऑटो के सारे पेड़ पोड़ों पर खाना सा सन्नाटा उतर आया। मुन्ना ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे ऑटो का इंजन चलाकर वापस गांव की तरफ लौटा। पर जब उसने पीछे देखा, लड़की ने उससे हाथ हिलाया था और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुन्ना के अंदर एक पुराना डर जगा गया, जैसे किसी ने उसके नाम की राजनीति कर दी हो। अगले दिन सुबह गांव के बच्चे दौड़े आकर बोले, मुन्ना भैया, आप कल रात उस किताबों के घर के पास नहीं रुके? मुन्ना ने सोचा कि कोई चश्मा देखा होगा, पर उसके दिल में एक अनकही बेचैनी थी। उसने सोचा,
वह लड़की वास्तव में कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह कुछ और थी, किसी बेगानी दुनिया की परछाई। हफ्ता बीता और गांव में छोटी छोटी बातें फैलने लगीं। बच्चे कहते, कल रात पुस्तकालय के पास रोशनी जलाई थी, पर वहां कोई नहीं था। कुछ शांत सी हंसी आई। महिलाएं कहती, जो लड़की वहां रहती थी, मीरा, 10 साल पहले पानी में डूबकर मर गई थी। उसकी मां रोज गली गली ढूंढती रहती, पर किसी ने नहीं देखा। मुन्ना का दिल तना सा हो गया। उसने खुद को समझाया, आखिर ये सब गांवियों की बातें हैं। पर रात को जब वह ऑटो खड़ा करके सोने चला जाता, वह अक्सर रेडियो से वही पुराना गीत सुनता और कभी कभी लगता कि किसी ने उसके कंधे पर छोटा हाथ रखा है। एक रात गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। मुन्ना, कल रात फिर कोई मैंने पुस्तकालय के पास देखा। कुछ धुंध सी चमक रही थी। तुम बताओगे कि तुमने वहां किसे छोड़ा था? मुन्ना ने मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। सरपंच ने आंखें जमाकर कहा, यह गांव का नामो निशान होता जा रहा है। लोग डरते हैं। मुन्ना ने सरपंच की बात सुनी और कहा, मैं अब और नहीं जाऊंगा रात में एकाकी। पर एक बात है, वह बच्ची मेरी ऑटो में आई थी। पर उसकी आवाज टूट गई। अगले दिन रात को मुन्ना ने फैसला किया कि वह उस पुस्तकालय के पास जाकर सब कुछ साफ करेगा, कि कहीं कोई जला हुआ दीपक तो नहीं, या कोई लड़का लड़की मजाक कर रहे होंगे। वह ऑटो लेकर गया, हेडलाइट को कम कर दिया और पुस्तकालय के पास धीमे धीमे रुका। हवा में धुंध थी और चांद छिपा हुआ। उसने देखा, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से कोई हल्की सी रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। मुन्ना ने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी सांस का झोंका लगा और हवा में किसी ने उसकी ओर से छोटा गीत गुनगुनाया। वही पुराना गीत। वहां एक कोने में बैठी थी लड़की, पर वह अब किसी असमय सी नहीं थी। उसके बाल अब पानी की तरह बेडौल नहीं। वह साफ स्वच्छ कपड़ों में थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। मुन्ना कुछ पल के लिए ठहर गया। लड़की ने आवाज में ठंडक भरकर कहा, तुमने मुझे पहचाना? मुन्ना ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम वही मीरा हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम मीरा नहीं है, पर तुम लोग मुझे मीरा कहते हो क्योंकि तुमने मेरी कहानी भूल दी। तुम लोग सुनोगे तो जानोगे कि मुझे कौन भुला दिया। मीरा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 10 साल पहले की बात। वह स्कूल की सबसे होनहार लड़की थी। उसकी मां रोज सुबह उसी पुरानी पुस्तकालय में किताबें पढ़ने आती। एक रात गांव में बाढ़ आई। नदी का पानी स्कूल तक आ गया। मीरा पानी में फंस गई। बचाने गए लोगों ने देर कर दी और स्कूल के वजीफों ने कहा कि उनका समय नहीं है। गांव वालों की लापरवाही ने मीरा की हंसी को पानी में दबा दिया। उसके माँ बाप ने रो रो कर गांव छोड़ दिया। मीरा का नाम धीरे धीरे भूल गया, पर उसकी आत्मा को वह भूल नहीं सकी। उसने कहा, मैं अक्सर वहीं आती हूं जहां मैंने आखिरी बार बच्चों की हंसी सुनी थी, पर तुम लोग मेरे पूंछे में नहीं आए। तुम लोग बस कह गए, कोई बात नहीं, वक्त का पहिया चलते रहना चाहिए। मुन्ना को इससे पहले कभी भी किसी आत्मा की बात इतनी साफ नहीं लगी। वह बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मीरा की आंखों में नमी थी। न्याय। उसने कहा, वो रात जब मैं मर रही थी, उसी रात किसी ने मेरे किताबों पर पांव रखकर लिखा था, बोतल वाले का नाम। उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। उसको ढूंढकर उसके बच्चों को बता देना कि उसने मेरे साथ क्या किया। तब तक मैं चैन नहीं पाऊंगी। मुन्ना ने उसकी बात सुनी। वह जानता था कि अगर वह सरपंच और गांव वालों को बताएगा तो वे शायद सुनेंगे नहीं, पर मीरा की आंखों में जो दर्द था वह सच में किसी जंगली जानवर की तरह था, कभी थमने वाला नहीं। मुन्ना ने अगले दिन सरपंच को बुलाया और जो कुछ देखा सुना वही बताया। सरपंच की आंखें तई हुईं। वह अस्वीकार कर रहा था, पर कुछ लोग थे, एक बूढ़ा दुकानदार और गांव की स्कूल की एक अध्यापिका, जो मीरा का नाम सुनते ही सन्न रह गए। थोड़ी खंगालने पर पता चला, हाँ, सचमुच 10 साल पहले एक आदमी था, कैलाश चौधरी, जो अक्सर नशे में गांव में सरकता रहता और मीरा के स्कूल की छत पर रात भर शराब बचाकर रखता था। एक रात बाढ़ में वहां था और उस रात के बाद वह गांव छोड़ गया, कोई नहीं जानता कहां। उसकी हवेली अब टूटी फूटी पड़ी थी और गांव वालों ने उसे भुला दिया था।
पर मूर्खों की तरह वह भूल गया कि भूल कर देना अपराध नहीं मिटाता, वह बस दर्द को दबा देता। मीरा की आत्मा की मांग सीधी थी, उसे दोषी को याद दिलाना, उसकी याद में पानी से निकली आवाज को शांत कराना। मुन्ना ने फैसला किया कि वह कैलाश को ढूंढेगा, पर उससे पहले उसने मीरा से वादा लिया, अगर मैं उसे ढूंढ लूं और उसे सजा दिलाऊं, क्या तुम मेरे ऑटो को और शहर को रात में छोड़ दोगी? मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुमने मेरे लिए न्याय किया, मैं तुम्हारे लिए शांति बन जाऊंगी। तुम्हारे ऑटो पर अब कोई भूत नहीं बैठेगा, पर याद रखना, भूत केवल डर नहीं होते, वे भूल कर दिए गए दर्द होते हैं। मुन्ना के पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास हिम्मत थी। उसने धूप और बारिश सबको पीछे छोड़कर कैलाश की खोज शुरू की। गांव वालों ने कहा कि वह शहर गया है। शहर में एक रेलवे स्टेशन वाला मीनू ने सुना कि कैलाश ने कहीं नौकरी की थी। मुन्ना ने कोशिश की और कई बार पुलों पर, ढाबों पर जाकर पूछताछ की। आखिरकार 1 महीने के बाद उसे एक सुनसान बसेरे में कैलाश का पता मिला, एक पुराने सैनिक के घर के पास। अब वह शराब की दुकान पर काम करता था। मुन्ना ने सच्चाई बताई और कैलाश की आंखों में अचानक प्यास की तरह खौफ आ गया। उसने झुककर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उस रात डर गया था। पानी इतना था और मैं खुद बचे नहीं। लोग ही बोलते रहे कि बच गया तो बताओ, पर मैंने बताना छोड़ दिया। डर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुन्ना ने उसे गांव वापस लाने का फैसला कर लिया, पर गांव में लौटते समय रात बहुत काली थी। मीरा की परछाई ऑटो के पीछे पीछे चल रही थी, जैसे कोई शव संगिनी। जब कैलाश गांव में आया और पुस्तकालय के पास खड़ा हुआ, तो मीरा की आत्मा पूरी तरह से जाग उठी। उसने कैलाश पर अपने आंसू गिराए और अचानक एक हवा चली, जैसे कोई पुराना मुकद्दर खुल रहा हो। कैलाश ने कांपते हुए कहा, मैं उस रात खो गया था, मुझे माफ कर दो। मीरा ने कहा, माफ? क्या माफ कर दूं? तुमने मेरे जीवन पर पैर रखा और चले गए, पर अभी भी कुछ किया जा सकता है। सच्चाई बताओ। कैलाश ने सब कुछ स्वीकार किया। कैसे उसने मदद नहीं की, कैसे उसने डर कर आंखें बंद कर लीं। गांव वालों की निगाहें जंजीरों की तरह उस पर टिकीं। कुछ ने उसे डांटा, कुछ रोए और कुछ चुपचाप चले गए। उस रात के बाद हुआ क्या, कोई नहीं जानता पूरी तरह, पर अगले दिन सुबह पुस्तकालय के पास एक छोटी सी स्मारक सी बन गई। मीरा की मूर्ति नहीं थी, पर वहां एक छोटा सा चिन्ह और एक कागज रखा मिला। उस कागज पर लिखा था, जो भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाना जरूरी है। गांव वालों ने मिलकर एक छोटी सी पूजा रखी। कैलाश ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और गांव ने उसे भी एक नई शुरुआत दी। सजा नहीं, पर एक जिम्मेदारी मिली। वह अब गांव के स्कूल की दीवारें रंगेगा और बच्चों को पानी में सुरक्षित रहने की बातें सिखाएगा। लोग कहते हैं, सजा से ज्यादा प्रभाव तब होता है जब अपराधी अपने अपराध का बोझ खुद उठाता है। और मीरा की आत्मा ने सच में शांति पाई। मुन्ना की ऑटो पर फिर कभी कोई परछाई नहीं बैठी, पर कुछ रातें थीं जब गांव के बच्चे गली गली घूमते हुए कहते, कभी कभी पुस्तकालय के पास कोई छोटी सी हंसी सुनाई देती है, वो मीरा की हंसी है। अब डर नहीं, सिर्फ खुशी। मुन्ना ने अपनी जिंदगी फिर से वही पुरानी रोजमर्रा में गुजारी, पर अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की नरमी थी। वह जानता था कि रात में भी चांद की रोशनी को देखकर कुछ बातें याद रहनी चाहिए, ताकि भूलने वाले फिर न भूलें। आखिर में एक और अजीब बात, जब मुन्ना ने अपने कमरे में मां की तस्वीर को पोंछा, उसने देखा कि तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज गिरा हुआ है और उस पर वही पुराना गीत लिखा था जो रेडियो पर बजता रहता था। मुन्ना को उस गीत की एक पंक्ति समझ आई, जो डूबा वही तैरकर लौट आएगा, पर अपनी कहानी साथ लाएगा। मुन्ना मुस्कुरा दिया और बाहर से हवा फिर से चल पड़ी। अब वह हवा डराती नहीं, बस बताती थी कि किसी की आवाज को सुनना जरूरी है, वरना वह आवाज रात के किसी कोने में भटक कर हमेशा रहती है।